प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में उनकी सामान्य विशेषताएं जानी थी कि दुनिया का सबसे सुंदर देश और स्थायी रूप से तटस्थता वाला देश, जिसमें बहुल कार्यपालिका, संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोनों का मिश्रण और स्थायी तटस्थता के कारण ये कहें हम कि दुनिया के अशांति का जो समुद्र है उसमें एक शांति का द्वीप जाना जाता है। उसके बारे में विविधता की भी बात की हमने कि किस तरह अलग अलग भाषी लोग हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म को मानने वाले, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, इनकी किस तरह से संख्या है और इन संख्या के होते हुए एक विविधता है। स्विट्जरलैंड की संविधान की अपनी अनोखी विशेषता होने के कारण न केवल आज बल्कि पुरातन समय से ही हम देखते हैं कि संवैधानिक विकास का धीरे धीरे क्रमिक जो विकास हुआ है उसमें भी हमें पाया जाता है कि स्विस संविधान की जो बेसिक्स, जो वर्तमान की विशेषताएं हैं वो उनमें निहित हो जाती हैं। तो स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का क्या क्रम है और कैसे एक संविधान का आज वर्तमान जो संविधान है उसकी रूपरेखा तैयार हुई है, इसके बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो स्विट्जरलैंड के संविधान स्विट्जरलैंड के संविधान की जो रूपरेखा है वो 1291 से प्रारंभ होती है। क्या होता है 1291 में? 1291 के अंतर्गत देखा जाता है कि उरी और ये जो तीन राज्य हैं, अंडरवार्डेन और उरी तथा स्वेज, ये तीनों एक कैंटेन, राज्य की बजाय कैंटेन, तीन कैंटेन जो हैं उन कैंटेनों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। जब तीनों राज्य किसी भी उपनिवेश के अधीन रहते हैं और उन कैंटेनों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग की जाती है तो एक अलग मैसेज जाता है कि क्यों न हम स्वायत्त होकर एक अलग राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और उसी के कारण क्या हुआ, 1291 में जब इन तीन राज्यों ने स्वायत्तता की घोषणा की तो अन्य राज्यों को भी ये लगा कि हम इस राज्य को एक बना के और एक राज्य मंडल की स्थापना करनी चाहिए। और 1353 में उसी के कारण क्या हुआ कि 8 राज्य और स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी स्वायत्तता की घोषणा कर दी। तो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी उनको पहले ये लगता था कि शासन व्यवस्था से छुटकारा है, स्वायत्तता पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन कैंटेनों ने जब पहले 3 ने की फिर 8 ने की तो एक ऐसा विषय हो गया कि एक अलग राज्य मंडल की स्थापना होना चाहिए। और उस अलग राज्य मंडल की स्थापना का उद्देश्य उस औपनिवेशिक शक्तियों या उस शासित राज्य के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। तो राज्य की प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था को इस तरह से देखने के रूप में हम देखते हैं कि 1291 के 3 कैंटेनों उरी, स्वेज और अंडरवार्डेन की जब स्वतंत्रता या स्वायत्तता की घोषणा की जाती है तो बाकी कैंटेनों ने भी इसकी स्वायत्तता की घोषणा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राज्य मंडल के रूप में अपनी स्थापना करने के लिए ललायित होने लगे और सभी मिलकर एक राज्य मंडल की स्थापना की बात करने लगे। इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1648 में संधि हुई, वेस्टफेलिया की संधि। और वेस्टफेलिया की संधि ने क्या किया, एक संप्रभु राज्य मंडल की स्थापना के रूप में स्विट्जरलैंड का जन्म होता है। वेस्टफेलिया की संधि हमें यह बताती है कि किस तरह एक संप्रभु राज्य या यूं कहें कि सभी राज्य मिलकर एक राज्य मंडल की स्थापना करते हैं। 1648 में पहली बार यूं कहें कि एक राज्य मंडल की स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड जैसे राज्य की स्थापना का जो संधि है वो है 1648 की वेस्टफेलिया की संधि। अब इसके वेस्टफेलिया की संधि तक हम राज्य मंडल की स्थापना कर लेते हैं, लेकिन जो ही वेस्टफेलिया की संधि के बाद कुछ समय बाद देखा जाता है कि राज्य मंडल है वो दुर्बल हो जाता है। इस राज्य मंडल की दुर्बलता के क्या कारण हैं? राज्य मंडल की दुर्बलता का क्या कारण है? देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था का हमने अध्ययन किया है तो पुरातन समय की शासन व्यवस्था एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो चाहे अन्य किसी शासन व्यवस्था की, शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है, या यूँ दूसरे शब्दों में कहें कि हमें केंद्रीकृत व्यवस्था की आवश्यकता होती है, या यूँ कहें कि लोगों की, यदि संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो भी हम एक संविधान, एक ऐसा कानून, एक राष्ट्रीय रूप में उसको संजोए रखना, किसी राज्य मंडल को जोड़े रखना बड़ा आवश्यक होता है। इस समय जो राज्य मंडल की स्थापना हुई थी वेस्टफेलिया की, इस वेस्टफेलिया संधि के माध्यम से तो इतना ही हुआ कि राज्यों ने अपनी स्वायत्तता करके एक अलग राज्य मंडल
की स्थापना की घोषणा कर दी, लेकिन उसकी शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी, उस शासन व्यवस्था में आने वाले क्या क्या अवरोध होंगे, उसके बारे में गणना संभव नहीं हो पाई थी। तो उसमें जो सुधार थी, तो उसके कारण राज्यमंडल एक कमजोर राज्यमंडल की स्थिति में हुआ। क्यों? न तो कोई राष्ट्रीयकृत सेना थी, न कोई राष्ट्रीयकृत संघ था, न कोई राष्ट्रीयकृत विधान था। ऐसी स्थिति में जब राज्यों की कोई आपस में मिलने मात्र से क्या एक राज्यमंडल की पूरी संचालन या व्यवस्था सुचारू नहीं चली जा सकती थी। राष्ट्रीयकृत रूप से हम देखें तो न सेना थी, न संघ था, न राष्ट्रीय व्यवस्था थी, न राष्ट्रीय विधायिका थी। एक शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु इन चीज़ों की, इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए दूसरी बात क्या थी दुर्बलता का कारण? एक ये था कि जो कैंटीन जो मिले थे, ये कहें हम 13 कैंटीन जो थे, जिसमें 6 तो ठीक है एक स्वायत्त रूप में इकट्ठे होकर और जर्मन भाषा भाषी लोगों के कैंटीन थे, तो उनमें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात होने लगी, कहीं सीमित राजतंत्र की बात होने लगी, और 4 कैंटीन ऐसे थे जिसमें कुलीन तंत्र थे। तो इन कैंटीनों की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होने के कारण इनके विचारों में भिन्नता पैदा हुई। विचारों में भिन्नता कि शासन व्यवस्था का आधार कुलीन तंत्र हो, शासन व्यवस्था का आधार सीमित राजतंत्र हो, या शासन व्यवस्था का आधार प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो। तो शासन व्यवस्था में विचारों की भिन्नता का कारण राज्यमंडल की दुर्बलता थी। राज्यमंडल कमजोर स्थिति में आना एक प्रकार से यूँ कहें हम एक शासन व्यवस्था को कमजोर की स्थिति में लेके जाता है, और इसी के कारण हुआ कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पालन किया जाए या राज्यमंडल के रूप में सीमित प्रजातंत्र को लागू करें, पुलिस या राज्य की स्थापना करें, या एक राजतंत्र या कुलीन तंत्र की व्यवस्था हो। शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला कौन सा प्रारूप या मॉडल या कौन सी विचारधारा आपस में उसमें टकराव था, और उसी के कारण एक दूसरे को कमजोर करने की स्थिति में राज्यमंडल दुर्बलता की स्थिति में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत सेना, राष्ट्रीयकृत संघ या राष्ट्रीयकृत किसी भी संस्था का अभाव था। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीयकृत एक कानून के रूप में, एक संस्था के रूप में शासन व्यवस्था को संचालित नहीं किया जा सकता, तो कैसे वो व्यवस्था संचालित होगी? इस राज्यमंडल की दुर्बलता होने के कारण क्या हुआ? राज्यमंडल की दुर्बल कमजोर स्थिति किसकी, इस पे किसकी नजर पड़ी? इस पे एक प्रकार से हम ये कहें कि यहाँ पे फ्रांस जो एक यूरोपियन ऐसी शक्ति है जो उस पे नजर रखता है, और फ्रांस ने इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण करता है और इसको अपने आधिपत्य में ले लेता है, अपनी उपनिवेश बना लेता है। तो एक औपनिवेशिक रूप से इसको हम ये कहें कि 1798 में जब फ्रांस ने इस पे आक्रमण किया जाता है, तो हेलवेटिक रिपब्लिक, हेलवेटिक गणराज्य की स्थापना होती है। फ्रांस के आधिपत्य करने से स्विट्जरलैंड पे जब फ्रांस ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो हेलवेटिक गणराज्य की स्थापना हुई और उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। दूसरे शब्दों में क्या कहें, जो दुर्बल राज्यमंडल था, जिस राज्यमंडल में अपने अपने सीमित राजतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या यूँ कहें कि हम कुलीन तंत्र, इन शासन व्यवस्थाओं को एक आधिपत्य के रूप में फ्रांस ने इसको आधिपत्य में ले लिया और एक गणराज्य की स्थापना की। वह गणराज्य कहलाता है हेलवेटिक गणराज्य। लेकिन हेलवेटिक गणराज्य की समस्या क्या थी? हेलवेटिक गणराज्य ने अपने कानून और नियम और संविधान का निर्माण किया, लेकिन उस कानून, निर्माण और संविधान को जो मूल विचारधारा स्विट्जरलैंड की थी कि स्वायत्तता या स्वतंत्रता चाहिए। जब प्रारंभ की भी बात करें तो जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता की जो बात की जाती है, हैबियस जो राज्य था, हैबियस बर्ग से जब स्वतंत्र हुए थे प्रारंभ में 3 कैंटीन, तो उनका मूल मंत्र ही ये था कि हमें स्वायत्तता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी के बंधनों में नहीं रहेंगे और राज्य की शासन व्यवस्था हम प्रत्यक्ष रूप से संचालित करेंगे। तो ये तो स्विट्जरलैंड के प्रारंभिक यूँ कहें कि सनातन कहें या यूँ कहें कि 1291 से चली आ रही परंपरा का मुख्य आधार था, मुख्य विचारधारा थी, नागरिकों का मत था। तो ऐसी स्थिति में जब हेलवेटिक गणराज्य की स्थापना होती है, तो हेलवेटिक गणराज्य एक आधिपत्य वाला शासन है फ्रांस का, जो नागरिकों का साथ शोषण करता है, उनके साथ अन्याय करता है तथा उन्हें दमित स्थिति में रख के बंधन के रूप में शासन करना चाहता है। उसी का कारण क्या होता है कि जनता के उनके प्रति असंतोष या शांति पैदा होती है और विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। इसी विद्रोह की स्थिति में आने के कारण जब हेलवेटिक गणराज्य का विरोध किया जाता है और विद्रोह की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने एक 60 सदस्यों वाला एक मंडल भेजा। नेपोलियन के द्वारा स्विट्जरलैंड में 60 सदस्यों वाला एक मंडल भेजा जाता है कि आपकी विद्रोह का वास्तविक कारण क्या है, इसको देखा जाए तथा उसमें अशांति और विद्रोह की स्थिति पैदा न करे और उसको रोका जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नेपोलियन के द्वारा भेजे गए राज्य मंडल के रूप में हम ये कहें कि एक संधि होती है और उस संधि को बोलते हैं एक्ट ऑफ मेडिसन।
मेडिसिन। इसके माध्यम से यूँ कहें कि हम इनकी स्वायत्ता की जो घोषणा है राज्यों की, वो वापस से स्वायत्त हो जाते हैं और इस संधि के माध्यम से उन्होंने नेपोलियन को इसके लिए डिनाई कर दिया जाता है और फ्रांस का आधिपत्य खत्म हो जाता है। इस एक्ट ऑफ मेडिसिन के तहत ही ये राज्य वापस स्वायत्ता की स्थिति में आ जाते हैं और स्विट्जरलैंड है वो एक राज्य के रूप में कार्य करता है। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, जब ये वेस्ट एक्ट ऑफ मेडिसिन नेपोलियन के द्वारा हो जाता है तो राज्यों की स्वायत्ता की पुरातन व्यवस्था वापस आ जाती है और राज्य प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए इकट्ठे होते हैं और इनके शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु 1815 में वियना कांग्रेस होती है। ठीक। 1815 में वियना कांग्रेस का मुख्य आधार ही ये है कि जो राज्य है एक्ट ऑफ मेडिसिन के द्वारा फ्रांस से जो यूँ कहें कि हम नेपोलियन से जो निकले हैं और उनके प्रभाव से स्वतंत्र होकर प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन व्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं, तो वियना कांग्रेस के रूप में इन राज्यों ने 22 राज्य जो हैं इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया और इस 22 राज्यों ने, जिसको बोलते हैं सुंदरबैंड, जिसको सुंदरबैंड बोला जाता है, कि इस 22 राज्यों के सुंदरबैंड ने मिलके और एक ऐसे राज्य की स्थापना या ऐसी शासन व्यवस्था को संचालित करने की व्यवस्था पे वियना कांग्रेस में सहमत हुए, जिसे हम ये कहें कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसको लागू करने की इनकी व्यवस्था होती है। और उसी के आधार पे जनमत संग्रह किया जाता है, रेफरेंडम किया जाता है और जनमत संग्रह में 22 में से 16 यानी 15.5 के आसपास 16 राज्य हैं इस बात पे सहमत होते हैं कि हम मिलके एक बंधन के रूप में संघ की स्थापना करते हैं कि सभी राज्य एक दूसरे के साथ हैं, संघ की स्थापना हो जाती है। और सुंदरबैंड के रूप में, वियना कांग्रेस के रूप में हुई संधि या समझौते के रूप में हम ये कहें कि वो एक अलग राज्य, या यूँ कहें कि पैक्ट ऑफ पेरिस, ये जो 22 राज्यों का जो मंडल है, इस संधि को इन्होंने सुंदरबैंड कहें या पैक्ट ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और इस पैक्ट ऑफ पेरिस के अंतर्गत ये होता है कि स्विट्जरलैंड एक संघ के रूप में स्थापित होता है और अपने संविधान के रूप में इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो ये 1848 तक यूँ कहें हम कि स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण होता है और स्विट्जरलैंड के संविधान एक 22 राज्यों का कैंटन मिलके एक संघ के रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाली शासन व्यवस्था स्थापित होती है। लेकिन संवैधानिक विकास के क्रम में हम देखें तो 1848 के बाद मुख्य जो पड़ाव आता है वो आता है 1874 में आके इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 57 अमेंडमेंट किए जाते हैं। एक प्रकार से यूँ कहें कि स्विट्जरलैंड के संविधान में बड़ा भाग है उसको बदलाव किया जाता है और इस 57 जो संशोधन है उसके माध्यम से इसकी वास्तविक जो है वो रूपरेखा रखी जाती है। जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान में मुख्य विशेषताएं हैं, केंद्रीयकृत शासन के स्थान पर यूँ हम कहें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था होगी और सामाजिक और आर्थिक रूप से शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु एक प्रकार से शासन भाग लेगा। धार्मिक जितने भी उन्माद या धार्मिक व्यवस्थाएं थी उन पे प्रहार किया गया और एक ऐसी समाज व्यवस्था, एक ऐसी राज्य की व्यवस्था जो दुनिया में अपने आप में विचित्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर, या यूँ कहें हम कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को समन्वित करके बहुलता में एकता, बहुल कार्यपालिका दुनिया में आज भी एक उदाहरण है। 7 लोगों की कार्यपालिका आज भी शासन व्यवस्था एक एक करके उसको रूपांतरित रूप में कार्य करते हैं कि 1874 के संविधान के 57 अमेंडमेंट्स जो किए गए जिसके माध्यम से संविधान की रूपरेखा बदली गई और आज वर्तमान संवैधानिक जो चल रहा है वो 1874 का ही वास्तविक रूप चल रहा है। तो ये एक स्विट्जरलैंड के संविधान का संवैधानिक विकास हुआ जो हमने आज की कक्षा में अध्ययन किया। इसके आगे के तथ्यों के बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।